Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Hello everyone. Hanji. Today we are going to do the chapter Poets and Pancakes written by Asoka Mitran. What you need to first understand is that this chapter is an autobiographical account. Autobiographical account का मतलब है कि उस बंदे ने अपनी आप बीती खुद लिखी है. वो बहुत साल पहले 1940 में जेमिनाई स्टूडियो सेटअप हुआ था. उसी दौरान उस अशोका मित्रन ने जेमिनाई स्टूडियोज़ को ज्वाइन किया था. कई साल पूरी ज़िंदगी वहाँ पे काम करने के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी ये कहानी लिखी है. तो इतने सालों में उन्होंने वहाँ पे क्या क्या फ़नी बातें लिखी, क्या क्या अजीब बातें देखी, वो सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड की हुई हैं. अब जेमिनाई स्टूडियोज़ कहाँ था, राइट? जेमिनाई स्टूडियोज़ की बैकग्राउंड से शुरू हुआ है. जेमिनाई स्टूडियोज़ चेन्नई में था. चेन्नई मतलब साउथ इंडियंस, तमिलनाडुज, राइट? एंड वहाँ पे चेन्नई सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट था. वहाँ पे सबसे जो ब्लैक एंड वाइट की जो सबसे मोस्ट फेमस मूवीज़ जो होती थी वो वहीं पर शूट होती थी. मतलब जेमिनाई स्टूडियोज़ वॉज द मोस्ट इन थिंग एट द टाइम. जब मतलब उसका सबसे ज़्यादा फेमस जिस स्टूडियो को हम बोल सकते हैं, जैसे आजकल यशराज प्रोडक्शंस बहुत फेमस हैं, उस टाइम पे जेमिनाई स्टूडियोज़ जो थे वो बहुत फेमस हुआ करता था. उसका फाउंडर था एस वासन. एस वासन को बॉस भी बोला जाता है. ही वॉज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो. यहाँ तक क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ओके. अब एस वासन जेमिनाई स्टूडियो के बॉस के अलावा वो अनंता विकेतन के एडिटर भी थे. अब ये जो पॉइंट है, ये जब हम स्टीफन स्पेंडर की बात करेंगे ना तो उसके साथ कनेक्ट होगा कि एस वासन ने स्टीफन स्पेंडर को जेमिनाई स्टूडियो क्यों बुलाया था. जब आप क्वेश्चन आंसर्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाई वाज ही कॉल्ड, दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट ही वाज द एडिटर ऑफ अनंता विकेतन एंड स्टीफन स्पेंडर वाज आल्सो द एडिटर. तो एक थियोरी थी कि वो दोनों एडिटर्स हैं इसलिए बुलाया गया है, राइट? एक्चुअल रीज़न क्या था वो हम बाद में बात कर लेंगे, बट थियोरीज क्या बनी. नो वन न्यू कि स्टीफन स्पेंडर को वहाँ क्यों बुलाया गया है, एस वासन ने क्यों बुलाया है. तो थियोरी एडिटर क्यों बनी? क्योंकि ही वॉज ऑल्सो द एडिटर. उस टाइम पे एक बंदा एक काम नहीं करता था. ये ज़रूरी नहीं था कि जिसका जेमिनाई स्टूडियो है तो वो कोई और काम नहीं करेगा. जेमिनाई स्टूडियो भी उसका था और वो एडिटर भी था एक मैगज़ीन का. ठीक है. अब जेमिनाई स्टूडियो पे काम कितना होता था, दैट इज़ प्रूवन बाय द अमाउंट ऑफ मेकअप वो खरीदते थे. अगर हम साल में एक फाउंडेशन क्रीम लेते हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा मेकअप करते हैं कि कम करते हैं. अगर मैं एक महीने में 100 क्रीम्स खरीदूँगी, मतलब 100 फाउंडेशन क्रीम खरीदूँगी, तो इसका मतलब मेकअप कम है कि ज़्यादा है. जेमिनाई स्टूडियो में ट्रक भर भर के पैनकेक इज़ द ब्रांड नेम ऑफ कॉस्मेटिक्स. पैनकेक का जितना कॉस्मेटिक है वो कोई 1-2 डब्बे नहीं आता था. ट्रक भर भर के सामान जब भी ऑर्डर होता था आता था. दिस शोज़ कि वहाँ पे कितनी शूटिंग होती थी, कितनी मूवीज़ बनती थी, कितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको तैयार किया जाता था. सो दिस इज़ क्लियर. आप अगर नोट से पढ़ोगे ना, चैप्टर में से नहीं पढ़ोगे तो नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं और आपको बोरियत नहीं होगी. आपको एक एक पॉइंट समझना है. इस चैप्टर में 12 पॉइंट्स हैं. इस चैप्टर में सिर्फ 12 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ जेमिनाई स्टूडियो, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया. सेकेंड पॉइंट है, वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द नरेटर, दैट इज़ अशोका मित्रन. अशोका मित्रन का वहाँ पे काम क्या था?
न्यूज़पेपर्स की कंटेंट को? जेमिनाई स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है तो उसको कट करके एक फ़ाइल मेंटेन करनी है। समटाइम्स पेपर अच्छी हालत में नहीं होता था या वो आर्टिकल अच्छे से छपा हुआ नहीं होता था, तो उनका काम होता था कि उसको अपने आप से लिख के वो भी फाइल में डालना है। मतलब पूरा जेमिनाई स्टूडियोज़ का कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, अलग अलग स्टूडियोज़ में क्या हो रहा है, देयर वाज ओनली वन पर्सन हु न्यू अबाउट इट एंड दैट वाज अशोका मित्रा। लोग किसी को देखते हैं न्यूज़पेपर काटते हुए और चिपकाते हुए, तो उनको क्या लगेगा कि ये काम इम्पॉर्टेंट है कि बेवकूफ़ों वाला काम है, बेवकूफ़ों वाला। बट इमेजिन वो बंदे को, वो पूरा एक ही बंदा था इतने बड़े जेमिनाई स्टूडियो में, जिसको अकेले को पता था कि अलग अलग जगहों पे क्या क्या हो रहा है। तो उसका काम इम्पॉर्टेंट था या अनइम्पॉर्टेंट था? इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक आयरॉनिकल चीज़ है जो अशोका मित्रन हंसते हैं कि वो, उनको लगता था मैं बिल्कुल फालतू का काम कर रहा हूँ, जबकि जो मैं काम कर रहा होता था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो रिकॉर्ड ही होगा जो लिस्ट करेगा कि जेमिनाई स्टूडियो की अचीवमेंट्स क्या थी, है ना। कैसे पता चलेगा दुनिया को? अनटिल एंड अनलेस दैट फाइल इज मेंटेन्ड। क्लियर? ओके। अब नरेटर के लिए ऑफिस बॉय जो था, जब वो मेकअप की बात करते हैं, वो पेपर क्लिपिंग्स की बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास एक ऑफिस बॉय था। वो ऑफिस बॉय से वो इतना परेशान थे कि वो प्रे करते थे कि ना आज आउटडोर शूटिंग हो, आउटडोर शूटिंग होगी तो ऑफिस बॉय जो है वो मेकअप करने बाहर जाएगा और मुझे ऑफिस में बैठ के पीसफुल डे मिलेगा जिसमें मैं अपना काम कर सकता हूँ, राइट। अब ऑफिस बॉय किस बात के लिए अशोका मित्रन की जान खाता था, किस बात के लिए उनको परेशान करता था? That is his anger against Subbu. Kothamangalam Subbu was the second at Gemini Studios. S.S. Vasan was the boss. उसके अंडर उसका जो सेकेंड इम्पोर्टेंस था वो कोथामंगलम सुब्बू का था। अब ऑफिस बॉय को सुब्बू से इस बात की चिढ़ थी कि हम दोनों ने एक ही टाइम पे ज्वाइन किया जेमिनाई स्टूडियो, हम दोनों की एजुकेशन लेवल एक थी, है ना, हम दोनों को मतलब हम एक कैलिबर के थे, हम बिल्कुल एक जैसे थे। बट ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, ये नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गया और मैं अभी भी ऑफिस बॉय हूँ। ऑफिस बॉय होता है सबसे नीचे की पोजीशन, एंड नंबर 2 यू नो इट्स अमंग द टॉप मोस्ट पोजिशंस। तो उसको ये जो डिफरेंस दोनों के बीच में रहा, उसके अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा अशोका मित्रन के आगे क्रिप करता था। क्रिप करना मतलब कंप्लेन करना, रेज करना, उल्टा सीधा बोलना, अपना गुस्सा बाहर निकालना। अशोका मित्रन उसकी बात सुन सुन के परेशान हो गए थे, तो वो प्रे करते थे कि बस किसी दिन आउटडोर शूटिंग हो, आउटडोर शूटिंग होगी तो क्राउड का मेकअप करना होता है, तो ये ऑफिस बॉय को जाना पड़ेगा, देन आई विल हैव अ पीसफुल डे। सो यहाँ पे अब जब उन्होंने इस बात से मेकअप डिपार्टमेंट की बात करी कि ऑफिस बॉय बिलोंग टू द मेकअप डिपार्टमेंट, तो अब वो मेकअप डिपार्टमेंट की बात करना शुरू कर देंगे। इस यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ। ये जो चैप्टर है ना, जो स्टाइल है लिखने का अशोका मित्रन का, ये रैम्बलिंग मैनर है। अब रैम्बलिंग मैनर का मतलब क्या होता है? मतलब हम एक बात कर रहे हैं, फिर उस बात में से कोई और बात निकली तो हम पहली बात भूल जाते हैं, हम दूसरी बात पे निकल जाते हैं। फिर दूसरे में से कोई तीसरी बात निकली तो पहली दोनों भूल गए, हम तीसरी में चले जाते हैं। कोई फिक्स्ड वे नहीं होता है, कोई एक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, बातों से बातें निकलती जाती हैं, तो वो वैसे ही एक बात से दूसरी बात पे जाते हैं। तो पहले उन्होंने अपना जेमिनाई स्टूडियो का एक्सपीरियंस बताया, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। जब अपने बारे में बताया तो ऑफिस बॉय के ऊपर उसका गुस्सा आया। ऑफिस बॉय किससे रिलेटेड था? मेकअप डिपार्टमेंट से। ऑफिस बॉय जो था वो मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे छोटे ओहदे पे था, राइट। तो मेकअप डिपार्टमेंट, फिर जब ऑफिस बॉय से बात करी तो वो नेक्स्ट उन्होंने बात करनी शुरू कर दी मेकअप डिपार्टमेंट की। अब मेकअप डिपार्टमेंट की एक हायरार्की थी। हायरार्की मतलब जो मोस्ट फेमस एक्टर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, फिर सपोर्टिंग रोल वाले, फिर कॉमेडियन, फिर विलन,
फिर उसके बाद जो क्राउड्स होते हैं और इस तरह के होते हैं। तो बोलता था कि मेकअप करने के लिए भी एक हायरार्की होती थी, हर कोई किसी का भी मेकअप नहीं कर सकता था। ऑब्वियस है ना, जो क्राउड का मेकअप करेगा, क्या वो कटरीना कैफ का मेकअप करेगा? नो। कटरीना कैफ के लिए या फिर रणबीर कपूर के लिए अलग मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, और जो क्राउड का मेकअप करेंगे उसके लिए अलग मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। जो बेस्ट होएगा वो रणबीर कपूर और कैटरीना के लिए होगा, और जो बिल्कुल लोली पोजीशन पे होगा वो करेगा क्राउड का मेकअप। दिस वाज द हायरार्की फॉलोड। जैसे चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस का जो मेकअप होता था वो चीफ मेकअप आर्टिस्ट करता था। जो सीनियर असिस्टेंट होता था एक्टर, उसका मेकअप सीनियर असिस्टेंट ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वुड डू द मेकअप ऑफ द सेकेंड हीरो और द हीरोइन, जो सपोर्टिंग रोल में होते थे। जो जूनियर आर्टिस्ट होता था मेकअप डिपार्टमेंट में, वो कॉमेडियन का करता था। मतलब ये एक हायरार्की फॉलोड होती थी। क्लियर? उसमें फिर ऑफिस बॉय जो करता था वो क्राउड का करता था। और क्राउड का मेकअप कैसे होता था? एक बड़े से वेसल के अंदर, एक बड़े से पतीले के अंदर सारा वो पैनकेक और वो फाउंडेशन मिक्स करके द एक्सप्रेशन यूजेस इट वुड बी स्लैप्ड ऑन देयर फेस। अब ये एक ह्यूमरस वे है कि आप मेकअप अप्लाई करते हो कि किसी के मुंह पे थोपते हो? बताओ, मेकअप अप्लाई होता है कि थोपा जाता है? अप्लाई होता है। बट ये ह्यूमरस वे है कि मेकअप, ऑफिस बॉय मेकअप अप्लाई नहीं करता था, वो क्राउड के चेहरे के ऊपर उसको थोपा करता था। जब आप चैप्टर पढ़ते हो समझने के बाद तो आपको बहुत हंसी आती है, राइट? अदरवाइज ये चैप्टर बहुत स्वीट है, अगर पॉइंट समझ में आ जाए तो 2 मिनट में पूरा चैप्टर लर्न हो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब मेकअप डिपार्टमेंट था कैसे? मेकअप डिपार्टमेंट की 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखना। एक तो मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत लाइट्स चाहिए होती हैं। जितनी लाइट होएगी उतनी गर्मी होएगी। मिरर्स में उधर लाइट्स, यस, ऊपर से मिरर्स थे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करते थे। उसके लिए आपकी बुक में टर्म दिया गया है फायरी एंड इरिसिडेंट। फायरी एंड इरिसिडेंट का मतलब होता है, फायरी का मतलब होता है बहुत गर्म, आग जैसा गर्म, एंड इरिसिडेंट का मतलब होता है ग्लेयर आना। जो लाइट का ग्लेयर मिरर में पड़ के आंखों में पड़ता था उससे आंखें चकाचौंध होती थी, राइट? तो वो पूरा जो माहौल था वो फायरी और इरिसिडेंट था बिकॉज ऑफ टू मैनी लाइट्स एंड टू मैनी मिरर्स। ये बात समझ में आ गई? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेकअप डिपार्टमेंट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। 1 मिनट, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब मेकअप डिपार्टमेंट को एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन क्यों बोला जाता था? बाकी डिपार्टमेंट्स को क्यों नहीं बोला जाता? कि मेकअप डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग थे। हर तरह के, देखो हर तरह के लोग बोलोगे ना तो इसका मतलब है कोई हंसमुख है, कोई दुखी आत्मा है, कोई बेवकूफ़ है, कोई गधा है, कोई इंटेलिजेंट है। नो, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट स्टेट्स। कोई आंध्राइट था, कोई महाराष्ट्रन था, कोई मद्रासी था, कोई एंग्लो बर्मीज था और कोई लोकल तमिल था, राइट? नेशनल इंटीग्रेशन मतलब फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम इंडिया। बर्मीज का कोई कंसर्न नहीं है विद तमिलनाडु, बट एंग्लो बर्मीज भी था, महाराष्ट्रियन भी था, राइट? आंध्राइट भी था। तो इसीलिए मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग थे वो इंडिया के अलग अलग, हाँ, डाइवर्सिफिकेशन था इन स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे कोई भी मतलब वो रिलीजन नहीं, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वहाँ पे सारे स्टेट्स के लोग थे और वो बड़े आपस में इकट्ठे होके काम किया करते थे, राइट? सो इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आपको पूछा जाएगा व्हाई इज द मेकअप डिपार्टमेंट नोन एज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? सिंपल सा जवाब है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वर वर्किंग ओवर देयर। वी कुड फाइंड अ महाराष्ट्रियन and a person, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Andhraite, Madrasi Christian, Anglo Burmese, ये सारे लोग हमारे को वहाँ पे मिल जाते थे। अब उन्होंने हायरार्की के बारे में बात किया। हायरार्की में उन्होंने बताया कि ऑफिस बॉय जो था वो सबसे ज़्यादा
क्राउड का मेकअप ही करता था। अब इससे उन्होंने अब ऑफिस बॉय को डिस्कस करना शुरू किया। ऑफिस बॉय के लिए क्या बोला कि उसका जो प्रेजेंट एज था वो अपने अर्ली 40s में था, ठीक है। क्राउड का मेकअप करता था, ही हैड जॉइन टू बिकम एन एक्टर या राइटर या लिरिसिस्ट या डायरेक्टर। ये पोजीशंस कौन सी होती हैं? अगर हम एक मूवी बनाने की इंडस्ट्री की बात करें, डायरेक्टर हो गया, लिरिसिस्ट हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, तो ये कौन सी पोजीशंस है? आर्टिस्ट नहीं, दे आर द टॉप मोस्ट पोजिशंस, है ना। बाकी की छोटी मोटी पोजीशंस के बारे में कौन जानता है? ऑफिस बॉय का ये लाइन लिखने का मतलब है कि जब उसने मेकअप डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो उसकी बहुत हाई ड्रीम्स थी, हाई एस्पिरेशंस थे। उसने जेमिनाई स्टूडियो किसी छोटे मोटे काम के लिए ज्वाइन नहीं किया था, उसके बड़े बड़े सपने थे, उसके हाई एस्पिरेशंस थे। लिख लो वर्ड एस्पिरेशंस, भूल जाओगे। ASPIRATIONS, एस्पिरेशंस। हाँ, जब उसके सपने बड़े थे उसने ये बड़े सपनों के खातिर जेमिनाई स्टूडियो को ज्वाइन किया, बट उसके सपने पूरे हुए? वॉज ही एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम्स? नो, उसके सपने पूरे नहीं हुए। तो क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो गई, कॉन्फिडेंस लूज किया, है ना। और उसको लगता था कि ये सब कारण किसका है? कोथामंगलम सुब्बू। विल कम टू दैट, ठीक है। उसने ज्वाइन किया था विद हाई एस्पिरेशंस, बट धीरे धीरे उसके होप शैटर्ड हो गए और उसको मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे छोटी पोजीशन ऑफ ऑफिस बॉय, उसको वो पोजीशन मिल गया। ऑफिस बॉय कौन होता है? क्लर्क। इधर चला जा, वो इसको दे आ, ये ले आ, वो ले आ, ये कर दे। मतलब जिसका अपना खुद का काम नहीं है, वो दूसरों के पास जो एक्स्ट्रा काम है, इधर उधर का काम है, वो काम करता है, राइट। तो वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। अगेन गुस्सा उसको सारा सुब्बू के ऊपर था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उसको लगता था कि उसकी लाइफ में जितना इंसल्ट है, उसकी जितनी बुरी किस्मत है, ये सब सुब्बू के कारण है। सुब्बू को उसने ये क्यों बोला था कि सुब्बू के कारण है? बोलता है कि हम तो इक्वल थे, चाहे वो एजुकेशनल लेवल हो या हमारी काबिलियत हो, हम दोनों एक जैसी काबिलियत रखते थे, पोएट बनना हो या एक्टर बनना हो। तो सुब्बू क्यों नंबर 2 बना? उसका रीज़न जो वो सोचता था, दैट वाज बिकॉज ही थॉट सुब्बू वाज अ ब्राह्मण। इस चैप्टर में कास्टिसिज्म के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कास्टिसिज्म क्या इंडिया में एग्जिस्ट करता था? वॉज कास्टिसिज्म द रीज़न फॉर सुब्बूज ग्रोथ इन द फिल्म इंडस्ट्री? एंड द आंसर इज येस। सुब्बू भी ब्राह्मण था और उस एरा में जो रिच लोग होते थे वो ब्राह्मण होते थे। तो सुब्बू के लिए लोग बोलते थे, उसको एनकरेज करते थे, प्रमोट करते थे। कोई काम होता था तो बोला जाता था। ऑफिस बॉय की कास्ट क्या थी ये तो चैप्टर में बताया नहीं गया है, बट ही वॉज नॉट अ ब्राह्मण। सुब्बू वॉज अ ब्राह्मण और उसको लगता था कि सुब्बू, यस। और बाकी जितने रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोग थे जेमिनाई स्टूडियो में, वो भी ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण की सपोर्ट करी, इसीलिए सुब्बू जो है वो नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचा। अदरवाइज ऑफिस बॉय उससे कम नहीं था। ये ऑफिस बॉय की सोच थी और ये किसी हद तक सही सोच भी थी, क्योंकि सुब्बू को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली दैट वाज ओनली बिकॉज ही वाज अ ब्राह्मण, राइट। ये हम जब सुब्बू को डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में कर लेंगे। अब इतने में देखो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। जेमिनाई स्टूडियोज़ आपको याद हो गया। जेमिनाई स्टूडियो से हमने किसके बारे में बात किया? अशोका मित्रन। अशोका मित्रन की बात करी तो मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट की बात करी तो ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय की बात करी तो आ गया कोथामंगलम सुब्बू, राइट। कोथामंगलम सुब्बू को सुब्बू बोला जाता था। ही वॉज नंबर 2 एट जेमिनाई स्टूडियोज़। हमेशा वो एसएस वासन बॉस के साथ ही होता था। सुब्बू की ड्रॉबैक जो था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ही वॉज नॉट अ लीडर। लीडर कौन होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के अलावा बेटा जिसके पास खुद का एक डायरेक्शन हो,
हाँ जी, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। एक नई राह ढूंढना। दूसरे जो राह पे चल रहे हैं उसमें तो हर कोई चल लेता है ना? बट एक नया डायरेक्शन देना, कोई नई सोच लेके आना, हर किसी के बस में नहीं होता है नई सोच लेके आना। जो दूसरे कर रहे होते हैं लोग वही करते हैं, बट अपने आप से कुछ नया सोच के कुछ नया करना, जिसको हम बोलते हैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। हम उनको क्यों बोलते हैं बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? क्योंकि उनकी एक नई सोच है, वो नया करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है। हम नया नहीं करते हैं, हमने क्या सोचा हुआ है, सब ये कर रहे हैं तो चलो हम भी ये कर लेते हैं। हमने अपने लिए कोई नया रास्ता नहीं खोजा है, अब हमने आउट ऑफ द वे जाके अपने लिए कोई नया फील्ड नहीं बनाया है ना। सुबह जो था वो इस तरह का बंदा था, वो अपने लिए कुछ नया नहीं सोच सकता था, ठीक है। उसको बोला जाता था कि हमने ये सीन इनैक्ट करना है, तो वो उस फॉलो करता था। नहीं, हायरार्की इज डिफरेंट बेटा। हायरार्की होती है कि मतलब ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना। वो तो लोगों की वो हो गई ना, मतलब उनकी रैंकिंग हो गई, उनका पोजीशन हो गया। हम हायरार्की कैसे बोलते हैं? प्रिंसिपल मैम सबसे ऊपर, फिर उसके बाद टीचर्स, उसके बाद फिर बच्चे, ठीक है। टीचर्स में हायरार्की होगी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड कोऑर्डिनेटर, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, टीचर्स एंड देन द चिल्ड्रन। तो अब बच्चे को प्रॉब्लम है, पहले वो टीचर के पास जाएगा, टीचर से सॉल्व नहीं हुआ तो वो हेड कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा, हेड कोऑर्डिनेटर से सॉल्व नहीं हुआ तो वो वाइस प्रिंसिपल पे जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं हुआ तो वो प्रिंसिपल पे जाएंगे। ये हायरार्की होगी। हमारे को करने का एक तरीका कि हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं काम करवाने के लिए। यहाँ पे सुबह जो था उसकी अपनी कोई नई सोच नहीं थी। आप उसको बोल लो कि मतलब ना ये मूवी कैसे डायरेक्ट करनी है, तो ही विल बी ब्लैंक, कि इस मूवी की स्टोरी क्या होनी चाहिए, ही विल बी ब्लैंक। बट उसको अगर बोलो कि उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी। बट अगर उसको बोल दिया कि हम ये सीन इनैक्ट करना चाहते हैं, आपकी बुक में एक सीन भी दिया हुआ है, मुझे वो याद नहीं है, वो आई थिंक गोट और लायन कुछ था, कि पानी में कुछ था, उसको वो करना था। एक मिनट, आई टेल यू। हाँ जी, पेज नंबर 60 पे बेटा ये देखो, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसको अगर कोई सीन दिया जाए कि रैट ने टाइग्रेस के साथ अंडर वाटर फाइट करना है और उसको किल करना है टाइग्रेस को, बट उसको टाइग्रेस के बच्चों पे, कब पे उसको तरस आ जाता है और वो जो रैट है वो उनको बड़े प्यार से उनकी देखभाल करना शुरू करता है। तो अब हम ये सीन कैसे कर सकते हैं, मतलब ये सीन को हम कैसे इनैक्ट करेंगे, इसको हम कैसे डायरेक्ट करेंगे। अब सीन पूरा सुबह को मिल गया है, उसको करना कैसे अब वो बता देगा। डू यू अंडरस्टैंड? वो सीन नहीं दे पाया कि हमें सीन को कैसे डायरेक्ट कर, मतलब व्हाट विल बी द सीन क्या होगा वो ये नहीं बता पाया। बट इस सीन को, अच्छा ये सीन करना है, चलो हम इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। सो ही कुड डू दैट, इसलिए उसके लिए टर्म यूज किया गया है, ही वॉज इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। जब उसको जब ऑर्डर दिया जाता था, देन ही कुड कम अप विद ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर ये सीन ऐसे नहीं करना है तो इसको ऐसे कर लो, ये सीन ऐसे नहीं करना है तो इस सीन को ऐसे कर लो। बट खुद से कुछ नई सोच लेके आना, कुछ नई इमेजिनेशन लेकर आना, वो उसके बस की बात नहीं थी। नाउ सुबह जो था वो स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा था, राइट। बट पूरी जेमिनाई स्टूडियोज़ का जो जो डेफिनेशन था, हम जिस तरह से जेमिनाई स्टूडियोज़ की पहचान थी, वो सब कोथमंगलम सुब्बू के कारण ही हुआ करती थी। ही वॉज दैट इम्पॉर्टेंट एट जेमिनाई स्टूडियोज़। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों बना? दैट वॉज बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ ऑलवेज बींग चीयरफुल, ऑलवेज बींग हेल्पफुल, ऑलवेज बींग काइंड। अगर आप सुबह के पास जाके बोलोगे कि मुझे ये काम चाहिए, तो सुबह आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर देगा। कोई भी उसके दरवाजे पे आके खाली हाथ नहीं जाता था। यू हैव टू रिमेंबर, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वे पीपल स्ट्रगल फॉर ईयर्स टू मेक अ मार्क, है ना। बट कोथमंगलम सुब्बू ने
बट कोथामंगलम सुब्बू जो था वो हर एक की हेल्प करता था. उसने कभी भी अपने फ्यूचर को सेव करने की कोशिश नहीं की. ही वॉज इम्प्रोविडेंट. वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता था. अच्छा, अब जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, राइट, स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू था और स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर्स भी थे, राइटर्स भी थे और पोएट भी था. अब ये लॉयर्स की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि सुब्बू के बाद लॉयर्स की जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट वो लॉयर्स के ऊपर आएगा, राइट. सो ये बात लास्ट में आती है, बट बिफोर वी डू दैट वी नीड टू डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज सुब्बू. तो सुब्बू वॉज काइंड, ही वॉज हेल्पफुल, ही वॉज चैरिटेबल, ही वॉज इम्प्रोविडेंट. ये बात प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, नोट्स में है. IMPROVIDENT, इम्प्रोविडेंट, DENT. इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नहीं सोचता. हमारे घरों में क्या होता है कि अगर हमने 100 रुपये कमाए तो पापा की कोशिश होगी 40-50 रुपीज़ वो सेविंग करें और हम 40-50 रुपीज़ को खर्च करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल क्या मुसीबत हमारे सर पे आनी है. तो हम हमेशा सेविंग की सोचते हैं. सुब्बू वॉज वन पर्सन जो फ्यूचर का नहीं सोचता था. उसकी जेब में 100 रुपये है, किसी ने मांग लिए तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने 100 रुपये दे दिए तो कल मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा. किसी ने मांगे तो वो दे देता था, राइट. इसीलिए उसके बहुत दोस्त थे. वो किसी को दुखी नहीं करता था. We'll come to that. He was actually a very genuine person. He was actually a very helpful person. He was actually a very charitable person. बट उसकी एक आदत थी. उसकी आदत थी कि आप में 100 गलतियां हों बट वो आप में हमेशा अच्छा देखेगा और आपके लिए अच्छा बोलेगा. अब जब कोई इंसान है दूसरों के लिए हमेशा अच्छा बोलता है कि आप जी बहुत अच्छे हो, आप तो बड़े सुंदर लगते हो, आपका तो काम बड़ा अच्छा है, तो सामने वाले को क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? बटरिंग कर रहा है, फ्लैटरिंग कर रहा है, राइट. तो इसके लिए टर्म आपकी बुक में यूज्ड है सिकोफैंट, SYCOPHANT. एलिफेंट होता है ना, उससे याद रख लेना. सिको, SYCO, सिको फैंट, PHANT. एलिफेंट वाला फैंट, PHANT, राइट. ही वॉज अ सिकोफैंट. सिकोफैंट का मतलब होता है फ्लैटरर, कि लोगों को मस्का लगाता है, चमचागिरी करता है और ये आगे बढ़ता जा रहा है. बट एक्चुअली स्पीकिंग सुब्बू का दिल बहुत अच्छा था. वो जेन्युइनली लोगों की तारीफ करता था. उसको बटरिंग का कोई इच्छा नहीं थी. हाँ, कास्टिज्म के आगे वो आगे बढ़ ज़रूर रहा था, बट नॉट बिकॉज ही वॉज अ फ्लैटरर. ही वॉज नॉट अ सिकोफैंट. आपकी कई बुक्स में, आई विल नॉट टेक द नेम बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट दिस अप ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, तो मैं बुक्स का नाम नहीं लूँगी, बट आपकी कई रेफरेंस बुक्स में लिखा हुआ है कि सुब्बू वॉज अ सिकोफैंट. जबकि अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली अशोका मित्रन लिख रहे हैं कि लोगों को लगता है, समझ में आता है कि इट अपीयर्ड एज इफ ही वॉज अ सिकोफैंट बट ही वॉज नॉट. तो ये प्लीज़ रेफरेंस बुक्स में ध्यान रखना, इस बात को फॉलो नहीं करना. बुक में बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि सुब्बू वॉज नॉट अ सिकोफैंट. क्लियर? अच्छा, अब उसके अलावा उसने और क्या क्या काम किया था? वो बहुत तरीके दे सकता था कि सीन कैसे इनैक्ट करना है, राइट. सीन क्या है वो नहीं बता सकता था, बट अगर उसको बोल दिया जाए कि ये सीन है तो उसको इनैक्ट कैसे करना है तो वो उसके 1000 तरीके दे सकता था. अगर आपको वो हज़ारों तरीके पसंद नहीं आए तो वो आपको 1000 तरीके और बता सकता था. उसमें इतना इतनी उसका दिमाग वहाँ पे चलता था. इनोवेटिव नहीं था, बट एक बार आइडिया मिल जाए तो उसको करने के वो बहुत तरीके बता सकता था. उसके अलावा ही वॉज अ वेरी गुड पोएट. उसने कई पोएम्स लिखी थी अपने फोक लैंग्वेज में, राइट. और उसकी जो लैंग्वेज होती थी पोएम्स की वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज होती थी. कोई बहुत कठिन वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो यूज़ करता नहीं था. सेकेंडली ही वॉज ऑल्सो अ नॉवलिस्ट. उसने एक नॉवल भी लिखा था जिसका नाम था थिल्लनहा मोहनम बल,
राइट, इट्स अ तमिल वर्ड, तो मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, बट उसने एक नॉवल भी लिखा था, मतलब उसने पोइट्री लिखी है, उसने नॉवल लिखा है, और वो एक अमेजिंग एक्टर भी था। वो लीड रोल्स नहीं कर सकता था, बट लीड रोल का बेस्ट फ्रेंड हो गया, छोटा भाई हो गया, इस तरह के रोल्स वो बहुत अच्छे से कर लेता था। और उसका जो रोल होता था ना, सेकेंड इन का वो बोला जाता था, सेकेंड पोजीशन पे होता था, बट वो इतना अच्छा रोल करता था कि वो जो मेन एक्टर है ना, उसको भी शैडो में डाल देता था। उसकी परफॉर्मेंस को देखकर, है ना, जो मेन एक्टर्स होते थे उनकी परफॉर्मेंस को लोग भूल जाते थे। ही वॉज दैट गुड, बट वो कभी भी लीडिंग रोल कर नहीं पाता था, उससे वो पॉसिबल नहीं होता था। अगेन ही वॉज इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। वो खुद लीडिंग रोल नहीं कर सकता था, वो कमांड, हाँ, वो जब करता था तो वो सबसे अच्छा करता था, राइट। ओके, अब इन सारे कारणों के लिए ही वॉज हेल्पफुल, चैरिटेबल, इम्प्रोविडेंट, या फिर उसको सिकोफैंट भी माना जाता था। इस कारण से बहुत लोग उससे जलते थे। ही हैड मेनी एनिमीज। द मोस्ट बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिज वॉज द ऑफिस बॉय, राइट। एंड नाउ विद दिस वी कम टू द लीगल एडवाइज़र। वो बोलता है कि जो ये हमारा जो स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट था, इसमें एक लीगल एडवाइज़र भी था, इसमें पोएट्स थे, इसमें राइटर थे, है ना, और इसमें एक लीगल एडवाइज़र था। इस लॉयर को लीगल एडवाइज़र बोला जाता था। क्यों? गलत एडवाइस। वो ना पुट्ठे सीधे काम करके सारे काम ख़त्म करता था। मतलब अगर किसी को आपको जॉब से टर्मिनेट करना है तो आप उसको डायरेक्टली बोल दो कि योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना। बट वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक वहाँ पे एक्ट्रेस थी, एक दिन उसको गुस्सा आ गया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उल्टा सीधा बोलने लगी। तो लीगल एडवाइज़र ने क्या किया, उसकी सारी आवाज़ रिकॉर्ड करवा ली। जब वो अपना गुस्सा उसका शांत हुआ तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई, और वो अपनी आवाज़ सुन के उसने क्या क्या किस किस के लिए बोला है, वो इतना डर गई कि उसने एक्टिंग ही छोड़ दी। वो मतलब फिल्म एक्टिंग का जो उसका प्रोफेशन था वही छोड़ के चली गई। तो इसलिए द लॉयर को इलीगल एडवाइज़र बोला जाता था। क्लियर? अब इन सब कारणों के लिए डू यू थिंक इज़ गोइंग टू बी पॉपुलर? कॉमन सेंस कि जो ऐसे काम करता है क्या वो फेमस और पॉपुलर होगा? नो, ही इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक्ड बाय मेनी पीपल। उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे। फिर ये और क्यों अनपॉपुलर था? क्योंकि ये सबसे अलग रहता था। अब आपको याद होना चाहिए कि हम 50-60s की अगर बात करें तो वो गांधी जी का ज़माना था। पीपल प्रिफर टू ड्रेस अप लाइक गांधी जी। गांधी जी का ड्रेसिंग क्या था? खादी क्लोथ्स, धोती कुर्ता। अब ये बंदा जेमिनाई स्टूडियो पे सब खादी कुर्ता पहनते थे, है ना, धोती कुर्ता इन्होंने पहना खादी का। जो लॉयर था वो कोट और पैंट पहनता था, मतलब सबसे अलग। ठीक है। अब जो राइटर्स और पोएट्स होते हैं ये लॉजिकल लोग होते हैं कि अपनी एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ऑब्वियसली जो उनका प्रोफेशन है ख्वाबों में रहना। बट ये जो था लीगल एडवाइजर, मतलब इलीगल एडवाइज़र कह लो, लॉयर जो था, ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। जो वर्ड कोल्ड है ये क्या डिनोट करता है? यस, मतलब उसको किसी की फीलिंग्स, किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। वो लॉजिकल चलता था कि तुमने काम नहीं किया, गेट आउट। तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे हाथ में दर्द है, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हुई है, उससे उसका कोई कंसर्न नहीं था। जैसे वो एक्ट्रेस के साथ किया है ना, किसी को गुस्सा आ सकता है, वो समझ भी सकता था, बट उसने ऐसे किया कि वो एक्ट्रेस ने एक्टिंग ही छोड़ दी। तो रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया, उसने उसकी रिकॉर्डिंग सुना दी, जिसकी वजह से अपने आप रिजाइन कर दिया। मतलब ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। उसमें दिल, सिंपैथी, पिटी, तरस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, राइट। वो बस उसको होता था कि ये सही है, ये करना है, तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है उससे कोई कंसर्न नहीं है। जेमिनाई स्टूडियो के लिए ये बेहतरी है तो यही होगा, वरना तुम गेट आउट हो जाओ। तो ही वॉज कंसिडर्ड अ मैन वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल। जो आप अगर एक दिन ऑफिस के लिए लेट आते हो, इट कुड बी सम प्रॉब्लम, है ना, आप लेट आए, नॉट एक्सेप्टेड, यू आर आउट ऑफ द जॉब,
तो इस तरह के बंदे को क्या बोला जाता है? अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। कोल्ड का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग, कोई इमोशन ना हो, राइट? जिसको हम बोलते हैं बड़ा रुखा है, इससे तो ना उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि ये हमारी तकलीफ को समझेगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक। अब लॉयर, उसकी पहुंच थी, लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी भी मिली वेयर ही कुड प्रोड्यूस ए फिल्म, राइट? उसने वो प्रोड्यूस की फिल्म। और यहाँ पे एक आयरॉनिकल, जो आप बोल रहे थे ना मैम मज़ा नहीं आता है चैप्टर पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे भी बड़ी ह्यूमरस वे लिखा हुआ है कि बहुत सारा मेकअप उसने यूज़ किया वो फिल्म बनाने में। मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ किया। व्हाट इज़ इट इम्प्लाइंग? कि उसने बहुत एक्ट्रेसेस लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए, अपनी मूवी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसने बहुत मेकअप यूज़ किया, बट मूवी वॉज अल्टीमेटली अ फ्लॉप। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट लॉयर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनली उसका जो जेमिनाई स्टूडियोज छोड़ना पड़ा, जो कारण था, कौन सी जो मूवी फ्लॉप हुई थी, मतलब बेटे ये नाम नहीं दिया हुआ, ये तो फिर हमें इंटरनेट पे जाके ढूंढना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये एक्सर्प्ट है। दिस स्टोरी इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बिगर बुक। इसका मतलब जो मेन बुक है दैट इज़ माई ईयर्स विद द बॉस, पोएट्स। हाँ, माई ईयर्स विद द बॉस में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के आपके चैप्टर में डाला हुआ है, अदरवाइज वो तो पूरी एक किताब है, तो उसमें फिर लिखा होगा, बट अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ नहीं है। अच्छा, अब लॉयर को जो स्टोरी डिपार्टमेंट छोड़ के जाना पड़ा, जो उसको जेमिनाई स्टूडियो छोड़ना पड़ा, उसमें भी बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत बड़ा मजाक है। मतलब हम सोच ही नहीं सकते। हुआ क्या, जेमिनाई स्टूडियोज़ में स्टोरी डिपार्टमेंट को उनको क्लोज करना पड़ा, कोई कारण होगा, दे हैड टू शट डाउन द स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि जेमिनाई स्टूडियोज़ है ना, कुछ राइटर्स को एक पेरोल पे रखता था कि वो जो भी लिखेंगे उसमें पहला हक जेमिनाई स्टूडियोज़ वाला को होगा टू डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस दैट मूवी। तो उनके परमानेंट पेरोल पे कुछ लोग पोएट्स, राइटर्स होते थे। जो लॉयर का डिसमिसल था फ्रॉम द स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट, दैट वाज वेरी आयरॉनिकल। वाई? बिकॉज स्टोरी डिपार्टमेंट को उनको बंद करना पड़ा। स्टोरी डिपार्टमेंट का मतलब है कि बंद कैसे करना पड़ा? स्टोरी डिपार्टमेंट में उनके पेरोल के अंडर राइटर्स होते हैं। राइटर्स जो भी लिखते थे वो उसके बदले में उनको मंथली पेमेंट मिलती थी, और जो भी लिखा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जेमिनाई स्टूडियो की होती थी कि जेमिनाई स्टूडियो उसको प्रोड्यूस करे, डायरेक्ट करे, ना करे, वो उनकी मर्जी होती थी। ड्यू टू सम रीज़न और दी अदर उनको स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करना पड़ा। अब लॉयर ने खुद कोई गलती नहीं करी थी, राइट? बट क्योंकि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुई और लॉयर स्टोरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, उसका जो उसका जो अपॉइंटमेंट हुई थी दैट वाज टू बी कंसर्न विद द स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट। लॉयर, हाँ, मैं समझाती हूँ ये। तो जब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो लॉयर की भी जॉब चली गई, राइट? अब स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट में लॉयर क्यों जुड़ा हुआ था, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने होते हैं कि इसको हम इतना पेरोल पे दे रहे हैं, इसको इतना पेरोल पे दे रहे हैं। अब ये एक स्टेडी जॉब होती है ना? जो एक जेमिनाई स्टूडियोज़ का जो लॉयर होगा उसकी एक स्टेडी जॉब है, हर मूवी के लिए वही लॉयर रहेगा। मूवी के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस बदलते जाएंगे, है ना? एक्टर एक्ट्रेसेस बदलते जाएंगे, बट स्टोरी डिपार्टमेंट वही रहेगा, मेकअप डिपार्टमेंट वही रहेगा। तो अब लॉयर मेकअप डिपार्टमेंट में जाना बेटर था या स्टोरी डिपार्टमेंट में? वो एक्टर एक्ट्रेस नहीं था तो वो उस फील्ड में उसका नाम नहीं डाल सकते थे। रूस्टर होता है ना, जैसे टीचर्स टीचिंग स्टाफ में आएंगे, है ना? जो हमारे हेल्पर्स हैं वो 4 क्लास एम्प्लॉयज़ में आएंगे, जो हमारा ऑफिस का काम करता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में आएंगे। हर एक की अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग काम होता है। तो लॉयर का जो काम था वो किस डिपार्टमेंट में आता था? स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट में। स्टोरीज वो नहीं लिखता था, बट उसका जो जॉब प्रोफाइल था दैट वुड फिट द स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट। तो इसलिए जब स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट उनको बंद करना पड़ा, लीगल इश्यूज होते हैं ना कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको निकालना पड़ेगा, तो इस कारण से लॉयर को भी
जेमिनाई स्टूडियोज छोड़ के जाना पड़ा, राइट? दैट वॉज द ओनली इंसिडेंस जहाँ पे ये आयरॉनिकल ह्यूमरस वे में लिखा हुआ है कि जहाँ पे द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द स्टोरी डिपार्टमेंट वॉज क्लोज डाउन। स्टोरी डिपार्टमेंट बंद होने से पहली बार हुआ था कि एक लॉयर को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। क्लियर हो गया? वी हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट 6 to 7 पॉइंट्स। अब जब हम स्टोरी राइटिंग के डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हम पोएट्स और राइटर्स की बात करते हैं। पोएट्स और राइटर्स को जेमिनाई स्टूडियो क्यों पसंद था? क्योंकि वहाँ पे सबसे अच्छी कॉफ़ी मिलती थी। यस और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो हंसे ना, तो यही ह्यूमर है। दैट इज़ वॉट ही हैज़ एडेड ओवर हियर। जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ये ह्यूमर ढूंढ के निकालना पड़ता है। बेटे पोएट्स और राइटर्स को रात को जागते हैं, है ना? जब वो कहानी लिख रहे होते हैं तो वो बह जाते हैं, फिर उनके लिए दिन रात का कोई वो नहीं रहता है। जागने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म? कॉफ़ी पियो। अच्छा, जब इकट्ठे होंगे सारे राइटर्स इकट्ठे होंगे तो आपस में आइडियाज़ शेयर होंगे कि यार मेरे सीन में ये हो गया, अब इसके आगे क्या होना चाहिए। वो डिस्कशन होती है, राइटर्स एंड पोएट्स की डिस्कशन होती थी। तो वो जो जेमिनाई स्टूडियो का उनका जो कैंटीन था ना, वहाँ पे बेस्ट कॉफ़ी मिलती थी और वहीं पे सारे पोएट्स और राइटर्स इकट्ठे होते थे। तो इसीलिए इट वाज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर ऑल डिफरेंट पोएट्स एंड राइटर्स। दुनिया जहान के prominent poets would visit Gemini Studio to have coffee and discuss their writings over coffee, right? And ये जितने भी poets थे वो किस चीज़ से influence थे? कॉफ़ी तो उनको पीना पसंद था, बट उनकी सोच वो किस चीज़, हमने अभी डिस्कस किया था 50-60s का एरा था, उनकी सोच किसने इन्फ्लुएंस की थी? विच पॉलिटिकल फिगर? गांधी जी। यस, 40-50 में जितने भी लोग थे ये सब गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। तो ये जितने भी पोएट्स थे, राइटर्स थे, ये खादी पहनते थे और ये टोटली अगेंस्ट कम्युनिज्म थे। नाउ व्हाट इज कम्युनिज्म? इक्वली सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ डिवाइड। कम्युनिज्म एक्चुअल में जो था, इट वाज सपोज टू बी समथिंग वेरी नाइस। कम्युनिज्म में वो बोलते थे कि एक इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए, ना कोई गरीब ना कोई अमीर। बट मैम वो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन भी तो होती है ना। वो बन गई ना, वो बन गई। इट वॉज नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। कम्युनिज्म में इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर सपोज टू बी अ कॉमन मैन, बट जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया। उन्होंने अपने लिए तो आलीशान घर और एक आलीशान लाइफस्टाइल चूज़ किया, बट कॉमन मैन को खदेड़ दिया। फिर कम्युनिज्म का फायदा ही क्या? दैट इज़ वाई दे से कम्युनिज्म फेल्ड। आपके चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिज्म फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड। ये बुक है स्टीफन स्पेंडर की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, राइट? बट अब ये कम्युनिज्म पे बात आती है तो अब हम सीरियस बातों पे आ गए हैं। अब तक जो वो बातें कर रहा था ना, ही वॉज टॉकिंग इन अ रैम्बलिंग मैनर, इधर उधर की बातें हंसा भी रहा था। अब हम सीरियस बात पे आ रहे हैं, दैट इज कम्युनिज्म, राइट? ऑल दीज पीपल एट जेमिनाई स्टूडियोज, दे वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी, बट वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। क्यों? बिकॉज कम्युनिज्म जो था वो रहा ही नहीं। कम्युनिज्म एक तरीका बन गया था। गांधी जी क्या आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म? गांधी जी की नहीं थी, गांधी जी वॉज अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो वो भी अगेंस्ट, वो भी गांधी जी के फॉलोअर्स थे ना, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वॉज सपोज टू बी वेरी गुड, बट जो अल्टीमेटली कम्युनिज्म बन गया, जिसके कारण हम बोलते हैं कि इट फेल्ड, वॉज बिकॉज वन पर्सन इन पावर बिकेम ऑल माइटी। उसको डिफीट करना, उसको गद्दी से उतारना इम्पॉसिबल हो गया और वो पावर में आके उसका पूरी तरह से मिसयूज़ करता था। उसको जो जी में आए वो लॉ बना सकता था। किसी के पास जैसे चाइना में था एक टाइम पे कि आपके 2 बच्चे नहीं हो सकते, यू ओनली नीड टू हैव 1 चाइल्ड। अगर आपका सेकेंड चाइल्ड हो गया तो फिर उसको गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करती थी। तो ये कम्युनिज्म एक धोस जमाना हो गया था कि आपका जो मन चाहे आप रूल निकाल दो, तो इट फेल्ड, राइट? अदरवाइज कम्युनिज्म अगर एक्चुअल अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता तो इट वुड हैव बीन समथिंग वेरी गुड, जहाँ पे हर कोई इक्वल होता। बट इन लाइफ नो वन कैन बी इक्वल।
तो these all people at the story writing department were pro Gandhiites. Pro Gandhiites मतलब गांधी के फॉलोअर्स थे और वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे. अब जब कम्युनिज्म की बात करी तो आता है मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, MRA. अब बेटा ये चैप्टर आप पढ़ते नहीं हो ना, तो आपको ये टर्म्स नए लगते हैं क्योंकि आपने बहुत रेयर कभी ये चीज़ें सुनी होती हैं. मॉरल रीआर्मामेंट कुछ नहीं था. फ्रैंक बुचानन करके एक बंदा था, उसने एक अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई थी जिसको चैप्टर से रिलेटेड है ना ये फ्रैंक? नहीं कोई राइटर या कुछ था? इंटरव्यूअर कौन था ये? नहीं, वो तो लुइस फिशर था. वो तो लुइस फिशर था जिसने गांधी जी का इंटरव्यू. हाँ, वो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है ये. फ्रैंक बुचानन जो था वो 1952 में जेमिनाई स्टूडियो विजिट करने आया था. फ्रैंक बुचानन की ये आर्मी थी, रीआर्मामेंट आर्मी. ये लोग जो थे ना, ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट प्लेस करते थे, शोज करते थे. समझ में आ गया इनका एम क्या था? टू परफॉर्म अगेंस्ट कम्युनिज्म. जो वो दिखाते थे लोगों को जिस तरह के, हाँ, इन लोगों मतलब ये 200 लोग थे. ये जो आर्मी थी, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, ये 200 लोगों की टीम थी जिसको जेमिनाई स्टूडियो ने होस्ट किया. होस्ट करने का मतलब उनकी आवभगत करी, उनको रहना, उनका खाना पीने का खर्चा, रहने का, और मतलब जो भी खर्चे होते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग का, वो सारा जेमिनाई स्टूडियो ने उठाया. उन्होंने वहाँ पे आके क्या किया? उन्होंने 2 प्लेस किए, द फॉरगॉटन फैक्टर एंड जोथम वैली. 2 प्लेस आके जेमिनाई स्टूडियो में कई बार परफॉर्म किए. मतलब हर रोज़ उनकी एक परफॉर्मेंस होती थी, तो मतलब कई दिनों में, जैसे लिखा गया है कि 600 पीपल ऑफ द जेमिनाई फैमिली सॉ दीज प्लेस अगेन एंड अगेन. बार बार देखा, मतलब कई बार परफॉर्मेंस हुई है, राइट. इनकी ये प्लेस किसके अगेंस्ट थे? कम्युनिज्म. Yes, they were an attack on communism. It was a counter movement to communism. Communism के खिलाफ एक जंग थी कि कम्युनिज्म ख़त्म होना चाहिए. बेटा, रशिया में कम्युनिज्म था, चाइना में कम्युनिज्म था, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे. जर्मनी में, यस, उसको ना इन वहाँ पे लोगों को सप्रेस किया जाता था, उनकी आवाज़ को सप्रेस किया जाता था. तो इसलिए उसने ये 200 लोगों की एक टीम बनाई थी जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट परफॉर्म करते थे. डायरेक्टली वो कभी नहीं कर सकते थे. इट वाज जनरली थ्रू अ प्ले कि वो अपनी दिल की बात लोगों तक लेके जा सकते थे. अब इन दोनों प्लेस का सिंपल मैसेज था, बड़ी सिंपल, कोई बहुत तामझाम नहीं था, कोई आपको बहुत गहरी सोच नहीं डालनी पड़ती थी. सिंपल जो परफॉर्म करते थे वो एक बार में समझ में आ जाता था कि वो ये कहना चाहते हैं. उनका प्लेन मैसेज होता था, हिडन मैसेज कोई नहीं था. बट जेमिनाई लोगों को ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आए. क्यों पसंद आए? बिकॉज ऑफ दिस एक्सीलेंट सेट और कॉस्ट्यूम. जो वो कपड़े पहनते थे, जो उनका बैकग्राउंड होता था, वो बहुत इंटेंसली जेमिनाई स्टूडियो वालों को पसंद आता था. अब बंदे को लगेगा कि पता नहीं कितना हाई फाई सेट, कितने हाई फाई कॉस्ट्यूम्स होंगे, बट अशोका मित्तल इस बात को भी क्लियर करता है कि बेयर स्टेज होता था, खाली स्टेज होता था, उस पर कुछ भी नहीं होता था. कोई ग्रैंड सीनरी नहीं, कोई ग्रैंड सीन बनाया हुआ नहीं होता था. जो कपड़े होते थे वो बड़े नॉर्मल होते थे. पीछे जो पर्दा होता था वो वाइट कलर का बैकग्राउंड होता था, और म्यूज़िक के लिए सिर्फ फ्लूट के ऊपर एक ट्यून बजाई जाती थी. यू नो व्हाट्स अ फ्लूट? बांसुरी, राइट. कोई बहुत उसका दमदमाता हुआ बीट वाला म्यूज़िक नहीं होता था, बहुत सॉफ्ट फ्लूट म्यूज़िक होता था. और इसी कारण से 600 लोग जेमिनाई स्टूडियो के बार बार जाके वो प्ले देखते थे. जब उसने फ्रैंक बुचानन की बात करी, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी की बात करी, सो रैम्बलिंग करते हुए वो फिर एक और विजिट के बारे में बताने लगे. दिस विजिट वॉज बाय एन इंग्लिशमैन. ये इंग्लिशमैन का नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर. अब इस साल आपकी वो बुक में आपकी पोएम डिलीट हो गई है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. उसका जो पोएट है दैट इज स्टीफन स्पेंडर. नाउ जब इंग्लिशमैन की वो बात करता है तो अशोका मित्तल लिखता है
कि इसके आने से ना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जेमिनाई स्टूडियो में। अब थोड़ा हंसी मजाक लाता है, बोलते किसी को पता ही नहीं था ये कौन है। इंग्लिश में था तो उसकी हमारे को लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी, हमें एक्सेंट नहीं समझ में आता था। और सब कहते थे ये पोएट है, बट हम तो सारे अच्छे पोएट्स को जानते हैं, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, कीट्स, शेली, बायरन, एलियट, ये अच्छे फेमस पोएट्स थे। तो इनमें तो इसका नाम नहीं आया है, तो हु है स्टीफन स्पेंडर, राइट? एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अच्छा, उसको बुलाया भी एस.एस. वासन ने है। मैंने बोला था ना एस.एस. वासन ने स्टीफन स्पेंडर को क्यों बुलाया, तो सब लोगों ने एज्यूम किया अच्छा एस.एस. वासन एडिटर भी है, तो हो सकता है ये बंदा भी एडिटर हो, इसीलिए इसको बुलाया है, राइट? तो एजम्पशंस बहुत बनी। फर्स्ट एजम्पशन बनी कि वो पोएट है, सेकेंड एजम्पशन बनी कि वो एडिटर है, इसीलिए उसको बुलाया गया है। बट उसने जब स्पीच दिया जेमिनाई स्टूडियोज़ पे तो किसी को भी उसकी स्पीच समझ में नहीं आई। इवन एस.एस. वासन ने जो उसको वेलकम स्पीच दिया, तो उस वेलकम स्पीच में भी उसने उस इंग्लिशमैन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि एस.एस. वासन को भी शायद इतना ज़्यादा पता नहीं था। उसके बाद जब स्टीफन स्पेंडर ने अपनी स्पीच दी तो वो तो किसी को समझ में आनी नहीं थी, क्योंकि वो तो इंग्लिश थी और ये सब गांधीआइट्स थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, तो इनको इंग्लिश नहीं आती थी। इनको 2-4 शब्द समझ में आए, वन वॉज फ्रीडम, वन वॉज डेमोक्रेसी, राइट? तो इनको समझ में ही नहीं आया कि ये बंदा बोल के क्या चला गया। ये राज रहा एंड तक। ये राज कब खुला, जब अशोकामित्रन रिटायर हो गए, राइट? वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले उसके बीच की 2 पॉइंट। वी हैव कम टू द लास्ट 2 पॉइंट्स, बस 2 ही पॉइंट्स रह गए हैं समझाने के लिए। अच्छा, तो किसी को भी इस कारण से कि ये बंदा क्यों आया था जेमिनाई स्टूडियो पे, ये किसी को भी समझ में नहीं आया। अब पता कैसे चला, फिर ये इंग्लिशमैन चला भी गया, इसके बाद उसके बारे में कैसे पता चला अशोकामित्रन को, वो उसके ऊपर वो आ जाता है कि पर मुझे पता चल गया कि हु वॉज ही, लेटर ऑन आई केम टू नो। हाउ डिड आई कम टू नो, इज बिकॉज अशोकामित्रन आर्टिकल लिखता था, ही वॉज ऑल्सो अ राइटर, है ना? अपने फील्ड में वो भी एक अलग तरीके का राइटर था। तो एक कंपटीशन आया जिसमें उसको एक कहानी लिख के अब्रॉड भेजनी थी, राइट? अब इंडिया से उस टाइम पे हम कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया से इंग्लैंड भेजेंगे तो वो चीपली चली जाएगी कि बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और ये राइटर्स वगैरह को इतनी ज़्यादा पे नहीं मिला करता था कि ये एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे करें, तो उसको ये कंपटीशन में पार्ट लेना था, बट वो इंश्योर करना चाहता था कि ये छोटा मोटा कंपटीशन ना हो, ऐसा वैसा कंपटीशन ना हो, कोई मेजर कंपटीशन हो तब तो वो इतना खर्चा करे। अगर छोटा मोटा कंपटीशन है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो खर्चा करने का फ़ायदा। हाँ, ही वॉज सपोज टू राइट अ स्टोरी, इट वॉज एन इंटरनेशनल स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट। तो जिस मैगज़ीन में ये कॉन्टेस्ट छपा था, वो मैगज़ीन की इंक्वायरी करने के लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज इन इंडिया, जहाँ पे आपको ब्रिटिश की लिखी हुई सारी किताबें मिल जाएंगी, वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया टू फाइंड आउट, बारे में भी जो उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी थी सब कुछ वहाँ पे वो गया। तो उसको ना द एनकाउंटर मैगज़ीन थी जिसने ये कॉन्टेस्ट शुरू किया था, तो उसने जाके बोला कि मुझे द एनकाउंटर मैगज़ीन दे दो, आई वांट अ रिव्यू अबाउट दैट मैगज़ीन। तो जब उसने मैगज़ीन खोला तो उस मैगज़ीन का द एडिटर वॉज स्टीफन स्पेंडर। तो उसको तब जाके पता चला, हाँ, तो उसने एज्यूम किया कि अच्छा ये तो एडिटर था, तो एस.एस. वासन ने इसलिए इसको बुलाया है कि ये एडिटर है, बट दैट वाज नॉट द रीज़न, ये उसका एजम्पशन ही रहा। एडिटर वो था तो उसने एज्यूम किया कि एडिटर होने के कारण बुलाया है, बट असली रीज़न पता चला इसके बाद। अशोकामित्रन लिखते हैं कि मैं रिटायर हो गया, राइट? और रिटायर होने के बाद मुझे एक्चुअल में पता चला कि स्टीफन स्पेंडर कौन है और वो क्यों आया था जेमिनाई स्टूडियो। तो वो अब रैम्बलिंग मैनर में बात कर रहे हैं, तो पहले वो बताते हैं कि रिटायर होने के बाद पैसे कम थे, राइट? पैसे आपके पास आमदनी नहीं होती है, रेगुलर मनी नहीं होती है, तो आप बहुत ध्यान से खर्च करते हो।
बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो बोलता है कि मैं सड़क पे चलते हुए किताबें कोई मिलती थी तो मैं उनको खरीद के पढ़ता था, राइट। तो अब उनको एक किताब मिली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है, मैंने ये पहले रेफर किया था। नाउ हु इज द गॉड ओवर हियर? विच गॉड इज बीइंग रेफर्ड टू? कम्युनिज्म। बोला तो था आपको कम्युनिज्म फेल हो गया, बोला नहीं था आपको? द गॉड दैट फेल्ड, ये गॉड कौन था? इट वॉज कम्युनिज्म। बोलता है कि मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। उसमें 6 राइटर्स ने अपने एसेज लिखे हुए थे। ये 6 राइटर्स कौन थे? इसमें एंड्री गाइड था, रिचर्ड राइट था, इग्नाजियो सिलोन था, आर्थर कॉस्लर था, लुइस फिशर था। अब आया लुइस फिशर। लुइस फिशर कौन था? जिसने इंडिगो लिखी है। लुइस फिशर ने भी द गॉड दैट फेल्ड में आर्टिकल लिखा था। अच्छा, उसकी मतलब उसका कोई भी छोटा सा आर्टिकल? हाँ, प्रॉपर। Book के अंदर? हाँ, 6 मतलब वो 6 राइटर्स ने उसमें आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट किए थे। वो एक बुक 6 लोगों ने मिलके बनाई थी। उसमें से लुइस फिशर वाज आल्सो वन ऑफ देम। द लुइस फिशर इज द ऑथर ऑफ इंडिगो, माय लाइफ विद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की उसने। हाँ, राइट। एंड स्टीफन स्पेंडर वाज द 6th वन। और ये बुक में क्या लिखा हुआ था? इट वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म, कि कम्युनिज्म कैसे फेल हुआ। एंड देन ही सेज, देन ही अंडरस्टूड फ्रीडम, डेमोक्रेसी वर्ड्स क्यों आए थे बीच में, क्यों आए थे? अब आप मुझे बताओ। क्योंकि वो उसने बुक रेफर करी, इसीलिए बुक्स रेफर नहीं करी। स्टीफन स्पेंडर वॉज अगेंस्ट कम्युनिज्म। वो एडिटर था, वो इसलिए नहीं आया था जेमिनाई स्टूडियो में। वो राइटर था, वो इसलिए नहीं आया था जेमिनाई स्टूडियो में। वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, इसलिए उसको एसएस वासन ने बुलाया था जेमिनाई स्टूडियो पे टू स्पीक। आप फ्रैंक बुचानन के साथ अभी ज्वाइन करो, देखो फ्रैंक बुचानन का पॉइंट खत्म होता है तब वो स्टीफन स्पेंडर का पॉइंट बताता है। यस और नो? तो ये बात जुड़ी हुई कैसे है? फ्रैंक बुचानन इज अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड स्टीफन स्पेंडर इज ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनिज्म। बट फ्रैंक बुचानन क्यों आया जेमिनाई स्टूडियो, ये क्लियर है। उसकी जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट प्लेस कर रहे थे, तो वो तो क्लियर था। बट स्टीफन स्पेंडर क्यों आया जेमिनाई स्टूडियो, ये किसी को समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने इंग्लिश में स्पीच दिया जो किसी के पल्ले नहीं पड़ी। तो अशोका मित्रन को भी नहीं समझ में आई। बट बाद में उसे पता लगा, बाद में रिटायर होने के कई साल बाद, मतलब इस इंसिडेंट के कई साल बाद वो रिटायर होगा स्टीफन स्पेंडर के आने के बाद। और रिटायर होने के बाद कई मतलब महीने या साल, ये तो हमें पता नहीं, उसको वो बुक मिली। और उस बुक में जब उसने स्टीफन स्पेंडर को स्पीकिंग अगेंस्ट कम्युनिज्म पता चला कि ही वॉज अगेंस्ट कम्युनिज्म, तब उसको पता चला दैट स्टीफन स्पेंडर वॉज इन्वाइटेड टू टॉक अबाउट द डार्क ईवल्स ऑफ कम्युनिज्म एंड टू प्रोपगेट फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। एसएस वासन ने बुलाया था। हाँ, एसएस वासन का एक्चुअल रीज़न क्या था स्टीफन स्पेंडर को जेमिनाई स्टूडियो बुलाने के लिए? वो इसलिए बुलाया था कि वो कम्युनिज्म की जितनी भी गलत बातें हैं वो दुनिया को बताए। अशोका मित्रन को पता क्यों नहीं चला अगर एसएस वासन ने बुलाया था तो वो? बेटे, क्योंकि एसएस वासन ने कभी किसी को कुछ बताते नहीं थे, कुछ उसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बस उसको एक दिन बुलाया, लोगों से मिलाया और स्टीफन स्पेंडर ने अपनी स्पीच दे दी स्टेज पे खड़े होके। बट स्पीच क्योंकि इंग्लिश में थी और एसएस वासन ने नहीं बताया था कि ये क्या बोलने वाले हैं, किस टॉपिक पे बोलने वाले हैं, तो कन्फ्यूजन हर एक के दिमाग में रही। ये भी अभी आपने बताया। ठीक है, किसी को समझ में ही नहीं आया कि ये बंदा कौन है, क्यों आया है, क्या करता है। ये बाद में जाके पता चला है अशोका मित्रन को कि अच्छा ये तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, इसने जो स्पीच में बोला होएगा वो सब कम्युनिज्म के राज, गलत वाले, गंदे वाली बातें बताई हैं और वो इसीलिए फ्रीडम और डेमोक्रेसी को दुनिया में पॉपुलराइज कर रहा था कि आप कम्युनिज्म के चक्कर में मत पड़ो, कम्युनिज्म के अगेंस्ट हो और डेमोक्रेसी को प्रोपगेट करो, डेमोक्रेसी को प्रमोट करो। पीपल शुड लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे शुड नॉट लिव अंडर कम्युनिज्म, राइट? सो दिस इज द एंटायर चैप्टर। कम्युनिज्म की आपको एक और बहुत हॉरिबल बात बताती हूँ
कम्युनिज्म में सिर्फ इक्विलिटेरियन सोसाइटी नहीं है, कम्युनिज्म ये भी बोलता है कि भाई और बेटे का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, माँ बेटी का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जन्म दे दिया, कहानी ख़त्म। उसके बाद वो बच्चा गवर्नमेंट का है, आपका नहीं है। Yes, it was against filial family love. फिलाइल मतलब फैमिली के प्यार के वो अगेंस्ट थी। एंड आई विल टेल आई विल टेल यू अबाउट दैट। बहुत अजीब बात है ये। और वो बोलती थी कि कोई भगवान नहीं है। कम्युनिज्म बिलीव्ड इन गॉडलेसनेस, बोलते है कोई भगवान नहीं है, हम जो है हम इंसानी हैं, कोई भगवान को प्रे नहीं करेगा। रशिया में एक ऐसा टाइम आया था कि अगर आप क्राइस्ट का वो जो क्रॉस वाला निशान नहीं होता है, लोग प्रे करते हैं, क्रिश्चियंस सर पे हाथ रखते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर अपनी शोल्डर्स पे दोनों करते हैं। अगर कोई ये कर भी लेता था ना, मतलब गवर्नमेंट ने देख लिया कि आप भगवान का ये साइन कर रहे हो, ये सिंबल कर रहे हो, तो आपको उठा के जेल में डाल देते थे। राइट वो कम्युनिज्म इतनी पक्की थी कि वो भगवान में आपको प्रे करने नहीं देते थे। आपके चर्च इस चैप्टर के बारे में नहीं बताया, मतलब थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स बताए कि अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक थी, बट नहीं, बट ये चीज़ें थोड़ी हमने ढूंढी हैं। इट वॉज अगेंस्ट फिलाइल लव, इट वॉज अगेंस्ट गॉड। वो कोई चर्च, कोई टेम्पल में वर्शिप करना अलाउड नहीं होता है कम्युनिज्म के अंडर। आप कोई भगवान की पूजा नहीं कर सकते। राइट तो इसीलिए कम्युनिज्म फेल हो गया, क्योंकि जब आप इंसान से फैमिली छीन लोगे, उनकी आस्था छीन लोगे, उनका फ्रीडम छीन लोगे, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। तो दैट इज़ वाई कम्युनिज्म फेल्ड एवरीवेयर। मैम और जो लैंड ओनरशिप थी, मतलब जैसे हेरिडेड मतलब मिलता है, जैसे मेरे पापा की जमीन थी, कम्युनिज्म में कुछ है ही नहीं किसी का। हाँ कि मतलब ऐसे हम दे देते। कम्युनिज्म में आपका घर आपका है ही नहीं, सब गवर्नमेंट का है। आपसे गवर्नमेंट जब मर्जी ले लेगी। आपने कुछ हर किया तो आपको सड़क पे ले आएगी। मतलब आपका तो कुछ है ही नहीं ना कम्युनिज्म में। मतलब बिल्कुल भी। यस, इट वाज डिस्ट्रॉइंग पीपल रादर देन क्रिएटिंग एन इक्वल सोसाइटी। वो इक्वालिटी तो कर ही नहीं रहा था, वो हुक्म, वो ऑटोक्रेसी कर दिया था कि बस एक ही तानाशाही होगा, उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। राइट अगर आपको इक्वालिटी कहाँ ही आई। यस अगर आप मेलन केक, अगर आपको 11th में याद होगा तो वहाँ पर भी यही चीज़ें चलती थी कि किंग ने बोल दिया आर्च बनाओ। यू रिमेंबर उसका आर्च क्राउन से लग के वो नीचे गिर गया। चलो एनीवेज फॉरगेट 11th स्टैंडर्ड। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो मैम। Clear है this chapter? Okay, so I'm ending it. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.